ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है, कैसे 11,000 वोल्ट को 4 लाख वोल्ट तक इंक्रीज कर देता है और फिर वापस 4 लाख वोल्ट को हमारे घरों के लिए 220 वोल्ट की सप्लाई तक डाउन कर देता है। इसी को समझते हैं आज के इस वीडियो में। वैसे ट्रांसफॉर्मर बहुत सारे टाइप के होते हैं, करंट ट्रांसफॉर्मर, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, पावर ट्रांसफॉर्मर, लेकिन अपन स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की ही बात करेंगे जो वोल्टेज को अप और डाउन करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इस ट्रांसफॉर्मर के जो भी इक्विपमेंट है उनकी। ट्रांसफॉर्मर का यह मेन टैंक होता है, इसके ऊपर लगा रहता है कंजर्वेटर, इसके अंदर ऑयल भरा रहता है। ट्रांसफॉर्मर का यह जो मेन टैंक है ये पूरा का पूरा ऑयल से भरा रहता है और इसके अंदर जो भी ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग है वह सेट रहती है और इस कंजर्वेटर में भी सेम वही ऑयल भरा रहता है जो ट्रांसफॉर्मर टैंक के अंदर होता है। एक तरीके से यह ट्रांसफॉर्मर के लिए एक्स्ट्रा ऑयल है। जब मेन टैंक में ऑयल कम हो जाता है तो कंजर्वेटर से ऑयल मेन टैंक में चला जाता है। इसका एक और काम है, उसकी अपन आगे बात करेंगे। यह साइड में लगा हुआ इक्विपमेंट जिसको ब्रीदर बोलते हैं, जो कंजर्वेटर से जुड़ा रहता है। जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ट्रांसफॉर्मर भी सांस लेता है। इस ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल होता है जो ट्रांसफॉर्मर बाहर से जब हवा खींचता है तो हवा में जो भी मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको सिलिका जेल सोख लेता है। आगे इस ट्रांसफॉर्मर में यह जो पाइप सा लगा है इसको बोलते हैं एक्सप्लोजिव वेंट, जिसका काम होता है जब भी कभी ट्रांसफॉर्मर फुल लोड पर होता है या कभी कोई अंदर ऐसा ट्रांसफॉर्मर के फॉल्ट आ जाता है तो जो इसके अंदर ऑयल होता है वह एक्सपेंड करता है। तो जैसे हमारे घर में प्रेशर कुकर में प्रेशर बनते ही सीटी ऊपर उछल जाती है, ठीक वैसे ही यह जो है ये खुल जाता है ताकि ट्रांसफॉर्मर टैंक ब्लास्ट ना हो जाए। अच्छा, यह जो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर होते हैं इनमें जो ऑयल होता है फॉल्ट कंडीशन में उसको सिक्योर करने के लिए ट्रांसफॉर्मर के साइड में जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा टैंक बनाया जाता है और उस टैंक के अंदर यह जो ट्रांसफॉर्मर का मेन टैंक है इससे पाइप जोड़ दिया जाता है ताकि जब भी फॉल्ट हो तो ट्रांसफॉर्मर का पूरा ऑयल इस ट्रांसफॉर्मर से जो जमीन में बनाया हुआ टैंक है उसके अंदर चला जाए ताकि कोई ब्लास्ट ना हो। जो पावर ट्रांसफॉर्मर होता है जो 400 kVA का होता है उसमें लगभग 450 लीटर तक ऑयल आता है। तो यदि ट्रांसफॉर्मर का मेन टैंक ब्लास्ट हो जाए तो ऑयल पूरे के पूरे शहर में फैल जाएगा और शहर में आग लग सकती है। इसीलिए जो पावर ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनको बहुत ज्यादा सिक्योर रखा जाता है। ट्रांसफॉर्मर के साइड में आप ये देख रहे हो पाइप से, इनको बोलते हैं कूलिंग ट्यूब और रेडिएटर। जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर ऑयल होता है उसको ठंडा करने के लिए काम में आते हैं। जैसा कि आप इनको देख सकते हो साइज में एकदम पतले पतले और इनके बीच में से हवा पास हो सकती है, तो हवा से इस ऑयल की कूलिंग होती रहती है। तो जो पावर ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें कूलिंग ट्यूब के अंदर ये बड़े बड़े फैन भी लगे रहते हैं। जब ट्रांसफॉर्मर फुल लोड पर चलता है तो ऑयल में हीटिंग बढ़ जाती है, तो ये फैन ऑन हो जाते हैं और इस ऑयल को कूल करते हैं। जब ऑयल गर्म होता है तो गर्म होकर ऊपर उठता है और ऊपर उठकर इन कूलिंग ट्यूब के अंदर चला जाता है और ठंडा होकर वापस नीचे चला जाता है और ऐसे ही ऑयल सर्कुलेट होता रहता है। पावर ट्रांसफॉर्मर के अंदर कूलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक तो हीट बढ़ेगी तो अंदर जो वाइंडिंग है उनका इंसुलेशन डैमेज हो सकता है और उसमें ऑयल में आग लग सकती है और ब्लास्ट भी हो सकता है। जो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग होती है उससे यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ट्रांसफॉर्मर की लाइफ 50% तक रिड्यूस हो जाती है। आगे ट्रांसफॉर्मर की जो वायरिंग होती है उनका जो बाहर से कनेक्शन होता है उनको बोलते हैं बुशिंग। यहाँ पर आप इनको देख सकते हो, इनमें से 3 लो वोल्टेज सप्लाई के लिए होती है और आउटपुट में जो लगे हुए हैं 3 उनमें हाई वोल्टेज कलेक्ट किया जाता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में। इस पावर ट्रांसफॉर्मर में एक मेन चीज और होती है जो कंजर्वेटर और ट्रांसफॉर्मर का जो मेन टैंक है उसके बीच में लगी रहती है जिसको बोलते हैं बकहोल्स रिले। यह रिले ट्रांसफॉर्मर का जो टैंक है उसमें यदि कोई फॉल्ट की वजह से यदि ऑयल एक्सपेंड करता है तो यह रिले एक्टिवेट हो जाएगी और ट्रांसफॉर्मर को शट डाउन कर देगी। यह रिले सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मर के जो भी इंटरनल फॉल्ट है उनकी सिक्योरिटी के लिए होती है। ट्रांसफॉर्मर के बाहर कुछ भी होता है इससे उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो कुछ भी होता है उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इसी रिले की होती है। यह रिले प्रेशर बढ़ने से ऑपरेट होती है। छोटा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, जैसे एक ट्यूब है उसमें मरकरी भरा रहता है, तो जब प्रेशर बढ़ता है तो यह ट्यूब सीधी हो जाएगी और यह कनेक्शन बन जाएगा और रिले ऑपरेट हो जाएगी। और भी पावर ट्रांसफॉर्मर के कुछ सिक्योरिटी इक्विपमेंट बाहर की तरफ लगे रहते हैं, जैसे लाइटिंग अरेस्टर को सेट किया जाता है इसके बाहर के साइड में ताकि यदि आसमान वाली बिजली कभी गिरे तो ट्रांसफॉर्मर को कोई नुकसान ना हो। और साथ में जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसके अंदर कुछ मीटर भी लगे रहते हैं जो इसके टेम्परेचर और केवीए रेटिंग को चेक करते रहते हैं। अब बात करते हैं यह ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन कैसे कर देता है। इससे पहले हमें इस हाई वोल्टेज की जरूरत कहाँ पे पड़ती है उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देखना। आप इंजीनियर नहीं भी हो तो आपका नॉलेज बढ़ेगा उससे। अपन इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। यदि आप कभी हाई वोल्टेज लाइन के पास में से निकले हो तो उसकी आवाज जमीन पर आसानी से सुनाई दे जाती है क्योंकि यह जो हाई वोल्टेज का कंडक्टर होता है ना, यह अपने आसपास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यदि आप इन वायर के पास भी चले जाते हो तो बिना टच किए भी आपको जबरदस्त इलेक्ट्रिसिटी शॉक लग सकता है। और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल यूज होता है ट्रांसफार्मर में। आपको पता है हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वह एसी सप्लाई होती है और ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को ही कम और ज्यादा कर सकता है। डीसी में यह काम नहीं करता है, बिकॉज इन केस ऑफ डीसी सप्लाई इंडक्टर विल बी शॉर्ट सर्किटेड। और जो एसी वोल्टेज होता है उसका नेचर अल्टरनेटिंग होता है, ये एक जगह नहीं रुकता है, ये टाइम के साथ में वेरी करता है। अब जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें ऐसी कोयल लगी रहती है, तो जब हम इस कोयल को एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो उसमें टाइम वेरिंग फ्लक्स जनरेट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल की वजह से। और ऐसी की ऐसी ही सेम टू सेम कोयल हम यदि इसके दूसरी साइड में भी एक और कनेक्ट कर दे तो ये फ्लक्स क्या होगा कि इस कोयल को कट करेगा, यानी ये प्राइमरी वाइंडिंग का जो फ्लक्स है वह सेकेंडरी वाइंडिंग से भी लिंक करेगा। तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग है ना, इसमें भी ईएमएफ जनरेट होगा जिसको अपन सिंपल भाषा में वोल्टेज बोल सकते हैं। और यह जो दोनों कोयल है इसमें से इधर वाले को प्राइमरी और इधर वाले को सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। अब यह जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है इनको एक कोर के थ्रू कनेक्टेड कर दिया जाता है, तो जो ये फ्लक्स है इसको एक प्रॉपर वे मिल जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंचने के लिए। यह जो ट्रांसफार्मर की कोर है यह एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी रहती है जिसकी परमेबिलिटी हाई होती है। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की परमेबिलिटी कितनी होती है वह आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसके बीच में इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन नहीं होता है, जो भी कनेक्शन होता है वह हवा में ही होता है। अब यहाँ से जो वोल्टेज की स्टेप अप और स्टेप डाउन की प्रोसेस है वह शुरू होती है। जैसे यह हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, इसमें मान लो 100 टर्न है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें भी 100 ही टर्न है, तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा वह एकदम बराबर होगा प्राइमरी वाइंडिंग के, क्योंकि एक जो टर्न होता है उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उतना ही ईएमएफ जो सेकेंडरी वाइंडिंग का एक टर्न है उसमें इंड्यूस होगा। इसका मतलब है सभी के सभी जो टर्न है उनमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वह टोटल ईएमएफ के बराबर होगा, यानी नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी वाइंडिंग। और सेम टू सेम ऐसा ही प्राइमरी वाइंडिंग में हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही वोल्टेज इंड्यूस होगा और ये आपस में इक्वल होंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें तो मैं 100 टर्न ही रखता हूँ, लेकिन जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें मैं 50 टर्न ही कर देता हूँ। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होगा कि 50 टर्न जितना ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि अभी मैंने कहा था कि एक जो टर्न है उसमें एक ही टर्न जितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसका मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज कम इंड्यूस होगा। यदि प्राइमरी में मैं 100 वोल्टेज लगाता हूँ तो सेकेंडरी वाइंडिंग में मुझे 50 ही मिलेगा। और इसे या तो आप फॉर्मूला कह लो या एक छोटी सी इक्वेशन कह लो, ईएमएफ इंड्यूस इन प्राइमरी वाइंडिंग अपॉन ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी वाइंडिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग। सेम टू सेम ये वही है जो अभी अपन ने ऊपर देखा था। अभी मैंने क्या किया था कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें मैंने 100 टर्न लिए थे और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें 50। और मान लो प्राइमरी वाइंडिंग में मैं 100 वोल्टेज लगाता हूँ तो इस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पर मुझे सेकेंडरी वाइंडिंग में 50 वोल्टेज ही मिलेगा। और इसके पीछे जो प्रोसेस थी वो मैंने आपको अभी ऊपर बता दी। और इसी तरीके से वोल्टेज को डाउन किया जाता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज तक। और जब वोल्टेज को बढ़ाना होता है तो जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देंगे तो सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। लेकिन इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो करंट भी आ जाता है और करंट वोल्टेज का जस्ट ऑपोजिट होता है। यदि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट को डाउन होना ही होना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर सिर्फ वोल्टेज और करंट को कम ज्यादा कर सकता है, पावर को नहीं बदल सकता। तो जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है उसमें ऐसी की ऐसी ही 3 वाइंडिंग लगी रहती है। एक तरीके से 3 फेज ट्रांसफार्मर को हम 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं। लेकिन जब ट्रांसफार्मर को डिजाइन किया जाता है तो यह जो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इसको इस प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर सेट किया जाता है इस तरीके से, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और तीनों वाइंडिंग को ट्रांसफार्मर कोर के अंदर सेट कर दिया जाता है। और यह जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है यह स्टील लेमिनेशन की होती है जिस पर हल्का इंसुलेशन किया जाता है एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। जो ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज साइड होती है वह डेल्टा में कनेक्टेड रहती है और जो हाई वोल्टेज साइड होती है वह स्टार कनेक्शन में कनेक्टेड रहती है। स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि 3 फेज होते हैं और एक न्यूट्रल वायर होता है। और जो लाइन वोल्टेज होता है वो √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज बढ़ जाता है। और यह जो ट्रांसफार्मर की सभी वाइंडिंग है प्राइमरी और सेकेंडरी, इनको बुशिंग्स के थ्रू बाहर कनेक्शन इनका ले लिया जाता है और बाद में इन वाइंडिंग को ट्रांसफार्मर टैंक में डाल के उसमें ऑयल फिल कर दिया जाता है। आपको मैं बता दूं ट्रांसफार्मर में मिनरल
ऑयल यूज होता है और यह काफी महंगा भी होता है। तो यह जो जीएसएस वाले होते हैं ना, ये कभी ट्रांसफार्मर का जो ऑयल निकाल के भी बेच देते हैं पैसे कमाने के लिए। तो जब वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जाता है तो ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ लॉसेस भी होते हैं, जैसे एडी करंट लॉसेस, हिस्टैरिसीस लॉसेस और कॉपर लॉसेस। तो इनसे हीट निकलती है और यह जो ऑयल होता है यह ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए काम में लिया जाता है। एक बात मैं आपको बता दूं, ट्रांसफार्मर की जो भी वाइंडिंग होती है उसमें जितने भी टर्न होते हैं वह इंसुलेटेड होते हैं, उन पर इंसुलेशन होता है। और यदि इतनी बड़ी वाइंडिंग में से यदि एक टर्न का भी इंसुलेशन उतर जाता है, ट्रांसफार्मर में हीटिंग बढ़ जाएगी, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने लग जाएगा और फिर कुछ भी हो सकता है। और इन्हीं जो इंटरनल फॉल्ट्स है, इनके लिए बकहोल्स रिले ट्रांसफार्मर के अंदर लगी रहती है फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए। ट्रांसफार्मर का जो काम करने का तरीका है वह सेम टू सेम 3 फेज इंडक्शन मोटर से मिलता जुलता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर को एक तरीके से रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, जिसकी सेकेंडरी साइड शॉर्ट सर्किटेड रहती है। लेकिन इंडक्शन मोटर एक मैकेनिकल डिवाइस है तो उसकी एफिशिएंसी भी कम होती है। लेकिन जो हमारा ये ट्रांसफार्मर है, यह जो सभी भी इलेक्ट्रिकल मशीनें हैं जैसे जनरेटर, मोटर, तो इनमें सबसे ज्यादा एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की ही होती है, क्योंकि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। अब यह जो ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग लगी रहती है, यह भी अलग अलग टाइप की होती है। यदि अपन उनकी बात करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको सही से समझ आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर कैसे वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। और कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि यह सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर के बारे में बहुत ही ज्यादा बेसिक बात थी, क्योंकि वैसे ट्रांसफार्मर एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस होते हैं, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, कितने टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, यह कैसे काम करते हैं, इनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिटेल में पढ़ा जाता है, जो एक बहुत ही लंबा टॉपिक है। और इस टॉपिक के बारे में यदि आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो आपका वेट कर रहे हैं चैनल पर। थैंक यू।